नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं प्रदीप शर्मा श्री सिद्धि विनायक एजुकेशनल ट्रस्ट की स्टडी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ेंगे। कर्म के आधार पर जो क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, वो हम पहले कर चुके हैं। आज हम प्रयोग और संरचना के आधार पर जो क्रिया है उसके भेद हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है ना? कितने होते हैं? 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला जो होता है वो होता है संयुक्त क्रिया। ठीक है ना? पहला भेद कौन सा होगा? संयुक्त क्रिया। ठीक है ना? जो दूसरा होगा वो होगा पूर्वकालिक क्रिया। कौन सा होगा? पूर्वकालिक क्रिया। जो दूसरा भेद होगा वो होगा पूर्वकालिक क्रिया। जो तीसरा होगा वो होगा प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सा होगा? प्रेरणार्थक क्रिया। नंबर 4 जो होगा वो होगा नाम धातु क्रिया। कौन सा होगा? नाम धातु क्रिया। नंबर 5 होगा वो होगा कृदंत क्रिया। नंबर 6 होगा वो होगा क्रिया। नंबर 7 होगा वो होगा साइकिल के बाद में जो नंबर 7 होगा वो होगा सहजातीय क्रिया। और नंबर 8 सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया। ये 8 भेद होते हैं। ठीक है ना? ये प्रयोग और संरचना के आधार पर जो क्रिया के 8 भेद होते हैं वो ये होते हैं संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया, सहायक क्रिया, सहजातीय क्रिया और सामान्य क्रिया। तो सबसे पहले हम संयुक्त क्रिया के बारे में पढ़ेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब हम संयुक्त क्रिया पर चलते हैं। संयुक्त क्रिया सब कहते किसे हैं? सबसे पहले इसकी परिभाषा हम लिखेंगे कि संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं। तो जो क्रिया दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के जो क्रिया दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है ना? जो क्रिया दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से बनती है उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। इसमें देखो कार्य कितने होंगे? कार्य होगा 1। ठीक है ना? कार्य कितने होंगे? 1। ठीक है? और जो क्रियापद होंगे क्रियापद कितने होंगे? 2। ठीक है ना? कार्य कितने होंगे? 1 और क्रियापद कितने होंगे? 2। ठीक है ना? वहां पर कौन सी क्रिया होती है? संयुक्त क्रिया होती है। वहां पर कौन सी क्रिया होती है? संयुक्त क्रिया होती है। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं, मनीषा ने मिठाई खा ली। मनीषा ने मिठाई खा ली। अब
क्रियापद कितने हैं? 2। क्रियापद कितने हैं? 2, ठीक है ना। जबकि कार्य कितने हैं? कार्य कितना है? 1, ठीक है ना। करता है वो एक ही कार्य कर रहा है यहां पर, लेकिन क्रियापद कितने आए हुए हैं? 2 आए हुए हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जहां पर कार्य 1 हो और क्रियापद 2 हो तो वहां पर कौन सी क्रिया होती है? संयुक्त क्रिया होती है। जैसे मोहन ने पुस्तक पढ़ ली, मोहन ने पुस्तक पढ़ ली, ठीक है ना। मोहन ने पुस्तक पढ़ ली, ठीक है। इसमें कौन सी क्रिया होगी? संयुक्त क्रिया होगी। इसमें भी कौन सी क्रिया होगी? संयुक्त क्रिया होगी। मोहन ने पुस्तक पढ़ ली, ठीक है ना, क्योंकि इसमें भी कार्य 1 है और क्रियापद है वो कितने हैं? 2 है। क्रियापद है वो कितने हैं? 2 है, ठीक है। तो यहां पर कौन सी क्रिया होगी? संयुक्त क्रिया होगी, संयुक्त क्रिया होगी। आगे देखो, एग्जाम्पल और दूं मैं आपको। गीता स्कूल चली गई, ठीक है ना, चली गई, ठीक है। गीता स्कूल चली गई, तो यहां पर कार्य 1 ही है लेकिन क्रियापद कितने हैं? 2 है। क्रियापद है वो कितने हैं? 2 है, ठीक है ना। तो जैसे माता जी है वो घर आ गई, घर आ गई, माता जी है वो घर आ गई, तो उसमें भी कार्य 1 है, ठीक है ना। माता जी घर आ गई, ठीक है ना। तो जहां पर क्रियापद 2 हो और कार्य 1 हो तो वहां पर कौन सी क्रिया होती है? संयुक्त क्रिया होती है। परिभाषा हम इस प्रकार बोल सकते हैं कि जो क्रिया 2 या 2 से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से बनी हो उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्रिया जितनी भी आएगी वो सारी क्या होगी? अलग अलग होगी, अलग अलग अर्थ की होगी, ठीक है ना। वो कौन सी क्रिया होगी? संयुक्त क्रिया होगी। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे 2 नंबर क्रिया पर चलते हैं। कौन सी क्रिया पर? पूर्वकालिक क्रिया पर। अब हम 2 नंबर क्रिया करेंगे, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है ना। पूर्वकालिक क्रिया कि जहां, इसकी परिभाषा हम लिखेंगे कि जहां एक साथ 2 क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो, 2 क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो, जहां एक साथ 2 क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो, एक क्रिया पूरी होने के बाद, एक क्रिया पूरी होने के बाद दूसरी क्रिया संपन्न हो, दूसरी क्रिया संपन्न हो, तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया, तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, ठीक है ना। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? कि जहां एक साथ 2 क्रियाएं आई हो, पहले पहली क्रिया पूरी हो, उसके बाद में दूसरी क्रिया पूरी हो, तो जो पहले क्रिया पूरी हुई है उसे हम क्या कहेंगे? पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे, ठीक है ना। इसमें देखो क्या होगा, जैसे एग्जांपल हम देते हैं, जैसे एग्जांपल हम देते हैं कि मोहन पढ़कर
सोएगा। मोहन पढ़कर सोएगा। मोहन पढ़कर सोएगा, यानी कि पहले मोहन क्या करेगा, पढ़ेगा और फिर क्या करेगा, सोएगा। पहले मोहन क्या करेगा, पढ़ेगा और फिर क्या करेगा, वो सोएगा। ठीक है ना। जैसे सीता खाना खाकर पढ़ेगी। सीता खाना खाकर पढ़ेगी। ठीक है ना। सीता क्या करेगी, पहले खाना खाएगी और फिर पढ़ेगी। पहले खाना खाएगी और फिर क्या करेगी, पढ़ेगी। ठीक है ना। इसके अंदर क्या होगा, आपको जो दो क्रियाएं आई होगी, जो दो क्रियापद इसमें आए होंगे, उसमें जो पहली क्रिया होगी, ठीक है ना, उसके साथ आपको कर लगा हुआ मिलेगा। ठीक है ना। उसके साथ कर लगा हुआ आपको मिलेगा। ये इसकी एक तरह की पहचान होती है। ठीक है ना, कि पहली जो क्रिया होगी, ठीक है ना, जिसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे, ठीक है ना, वो क्या, उसके साथ क्या मिलेगा, हमें कर मिलेगा। जैसे मोहन पढ़कर सोएगा, तो पहले वो पढ़ेगा फिर सोएगा। तो यहां पर जो पढ़ना है, ये क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। ये क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। यहां पर सीता खाना खाकर पढ़ेगी, पहले खाना खाएगी और फिर पढ़ेगी, तो खाकर यहां पर क्या हो गई, पूर्वकालिक क्रिया हो गई। ठीक है ना, पूर्वकालिक क्रिया हो गई। ठीक है। इसी प्रकार हम एग्जाम्पल और ले सकते हैं कि राजू 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 पाठ पढ़कर पाठ पढ़कर पाठ पढ़कर खेलेगा। पाठ पढ़कर खेलेगा, यानी कि राजू है वो पहले क्या करेगा, पाठ पढ़ेगा और फिर खेलेगा। इसका मतलब जो पढ़ना है वो इसके अंदर क्या हो गई, पूर्वकालिक क्रिया हो गई। पूर्वकालिक क्रिया हो गई। तो ये होती है पूर्वकालिक क्रिया, कि जहां एक साथ दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो। ठीक है ना। एक क्रिया पूरी होने के बाद दूसरी क्रिया क्या हो, संपन्न हो, तो पहले जो संपन्न होने वाली जो क्रिया है उसे हम क्या कहेंगे, पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। पूर्वकालिक जो क्रिया होगी उसके साथ हमें क्या जुड़ा हुआ मिलेगा, कर जुड़ा हुआ मिलेगा। ये इसकी क्या होगी, एक तरह से पहचान होगी। ठीक है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे जो 3 नंबर वाली क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया, हम उसे करेंगे। इसमें हम लिख सकते हैं कार्य भी 2 है और क्रियापद भी कितने हैं, 2 है। ठीक है ना। कार्य भी इसमें 2 है, क्रियापद भी कितने हैं, 2 है। ये हम इसके अंदर लिख सकते हैं। समझ में आया कि जहां 2 कार्य और 2 क्रियापद दो, वो कौन सी क्रिया होती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। आपसे प्रश्न पूछ ले कि जहां कार्य 2 हो और क्रियापद भी 2 हो, तो वो कौन सी क्रिया होती है, तो आप बोलोगे पूर्वकालिक क्रिया होती है। अब हम 3 नंबर पर चलते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। तीन नंबर जो क्रिया होगी हमारी, वो होगी प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, इसकी जो परिभाषा लिखेंगे हम, वो इस प्रकार लिखेंगे कि जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके, जहां कर्ता स्वयं न कार्य करके, स्वयं, जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके
किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उसे प्रेरणार्थक क्रिया है कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके, खुद का कर्ता वो कार्य नहीं करेगा, ठीक है ना, किसी अन्य को कार्य करने की क्या देता है? प्रेरणा देता है, ठीक है ना, अन्य से वो कार्य करवाता है। यहां पर क्या है? दो कर्ता होंगे, ठीक है ना, होंगे। एक कार्य करवाएगा तथा दूसरा कार्य करेगा। ध्यान रखना, इसके अंदर दो कर्ता होंगे, ठीक है ना। कितने कर्ता होंगे? दो कर्ता होंगे, जिनमें से एक कार्य क्या करेगा? करवाएगा, ठीक है ना, जबकि दूसरा क्या करेगा? कार्य करेगा, ठीक है ना। एक करवाएगा जबकि दूसरा क्या है? करेगा। जैसे रश्मि ने पति से साड़ी खरीदवाई। रश्मि ने पति से साड़ी खरीदवाई, ठीक है ना। रश्मि ने पति से साड़ी खरीदवाई। इस एग्जाम्पल में देखो कि वाक्य का ये करता है, ठीक है ना, वाक्य का करता है, लेकिन ये कार्य नहीं कर रहा है, ठीक है ना। वाक्य के अंदर कितने, मैंने कहा था आपको, दो कर्ता होंगे, ठीक है ना, दो कर्ता होंगे, ठीक है ना। एक कार्य करवाएगा, जैसे रश्मि है वो अपने पति से साड़ी खरीदवाई, तो पति से कार्य करवा रही है, तो यहां पर रश्मि भी करता है और पति भी क्या है? कर्ता के रूप में है, ठीक है ना। और जो रश्मि है वो तो कार्य करवा रही है, जबकि पति है वो कार्य कर रहा है। तो यहां पर क्या होगा? रश्मि ने पति से साड़ी खरीदवाई, तो यहां पर कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया होगी, ठीक है ना। जैसे मजदूरों से गड्ढा खुदवा लो। यह वाक्य आ गया कि मजदूरों से गड्ढा खुदवा लो। तो यहां पर देखो, कहने वाला कार्य खुद नहीं कर रहा है, कहने वाला है वो कार्य खुद नहीं कर रहा है, ठीक है ना, कहने वाला कार्य खुद नहीं कर रहा है। यहां पर वो दूसरे से कार्य करवा रहा है, वो दूसरे से क्या है? कार्य करवा रहा है। कहने वाला खुद कार्य नहीं करके किसी दूसरे से कार्य करवा रहा है। तो यहां पर मजदूर है वो तो कार्य करने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना, जबकि जो इनको आदेश दे रहा है वो इनसे कार्य करवा रहा है, ठीक है ना। एक कर्ता इसमें दिखाई दे रहा है तो दूसरा कर्ता है वो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसमें कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया होगी, ठीक है ना। इसी प्रकार बच्चे को सुला दो, यह भी इसी प्रकार का वाक्य है। बच्चे को सुला दो, कहने वाला खुद काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना, वो किसी अन्य को कार्य करने की क्या दे रहा है? प्रेरणा दे रहा है। वो किसी कार्य को, अन्य को कार्य करने की क्या दे रहा है? प्रेरणा दे रहा है। किसी अन्य को कार्य करने की क्या दे रहा है? प्रेरणा दे रहा है, ठीक। अब हम आगे करेंगे नाम धातु क्रिया। अब हम आगे कौन सी क्रिया करेंगे? नाम धातु क्रिया करेंगे, ठीक है ना। जहां संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के साथ कोई प्रत्यय जोड़ दिया जाए, कोई प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो बनने वाला शब्द यदि
क्रिया का रूप धारण कर लेता है, यदि क्रिया का रूप धारण कर लेता है, क्रिया का रूप धारण कर लेता है, उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है ना, कि नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं कि जहां संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द या विशेषण शब्द के साथ कोई प्रत्यय को जोड़ दिया जाता है, कोई प्रत्यय को प्लस कर दिया जाता है, ठीक है ना, तो उससे जो नया शब्द बनेगा, उससे जो नया शब्द बनेगा, यदि वह क्रिया का रूप धारण कर लेता है तो हम उसे क्या कहेंगे, नाम धातु क्रिया कहेंगे। जैसे मैं शब्द लिखूंगा अपना, तो इसमें जब हम प्रत्यय ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपनाना। ठीक है ना, अपना क्या हो जाएगा, अपनाना। ठीक है ना, फिर मैं शब्द लिखूंगा लज्जा, तो लज्जा का क्या हो जाएगा लजाना। ठीक है ना, और एक शब्द और बन जाएगा लजियाना। लज्जा का क्या हो जाएगा लजाना अथवा लजियाना। उसके बाद में रंग शब्द है, रंग हो जाएगा रंगना अथवा रंगाना। ठीक है ना, रंग का क्या हो जाएगा रंगना या रंगाना। फिर है चमक, चमक का क्या हो जाएगा चमकना या फिर चमकाना। ठीक है ना, इस प्रकार के शब्द है वो इसके अंदर, इनके ये शब्द है वो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में आते हैं। इनके साथ जब हम कोई भी प्रत्यय जोड़ेंगे, इसमें मैंने ना प्रत्यय जोड़ा है, ठीक है ना, ना प्रत्यय जोड़ा है, ठीक है ना, इसके अंदर मैंने ना प्रत्यय जोड़ा है, ठीक है ना, ना प्रत्यय जोड़ा है, ना प्रत्यय जोड़ा है। ठीक है ना, तो यदि हम कोई भी संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्द है उसके साथ यदि प्रत्यय जोड़ देंगे, ठीक है ना, प्रत्यय जोड़ देंगे और उससे जो एक नया शब्द बनेगा, यदि वो क्रिया का रूप धारण करेगा तो हम उसे क्या कहेंगे, नाम धातु क्रिया कहेंगे। ठीक है ना, इसमें केवल ना प्रत्यय ही आएगा। ठीक है ना, कौन सा प्रत्यय आएगा, ना प्रत्यय, ज्यादातर ना प्रत्यय आएगा इसमें। ठीक है ना, ज्यादातर ना प्रत्यय आएगा। ठीक है ना, बाकी जो अन्य प्रत्यय ना को छोड़कर कोई अन्य प्रत्यय इसके अंदर इन शब्दों के साथ लगा दिया जाता है तो फिर वो कृदंत क्रिया बन जाती है। कौन सी क्रिया बन जाती है, कृदंत क्रिया बन जाती है। इनके संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ नाक को छोड़कर कोई क्रिया नहीं लगेगी, वो धातु के साथ लगेगी। ठीक है ना, धातु के साथ लगेगी तो कृदंत क्रियाएं बनेगी। ये तो है संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ कोई प्रत्यय जोड़ देंगे तो बनेगा नाम धातु क्रिया। ठीक है ना, लेकिन जो कृदंत क्रिया होती है वो हम यदि कोई धातु होता है और उस धातु के साथ यदि ना को छोड़कर, इस ना को छोड़कर यदि कोई अन्य प्रत्यय जोड़ देते हैं तो उससे जो एक नया शब्द बनता है वो कौन सी क्रिया होती है, कृदंत क्रिया होती है। तो उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ध्यान रखना, नाम धातु क्रिया में संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ कोई प्रत्यय जुड़ेगा। ठीक है ना, यदि इसके साथ कोई प्रत्यय जोड़ दिया जाए, कोई भी प्रत्यय जोड़ दिया जाए, ज्यादातर ना आता है लेकिन कोई भी आ सकता है प्रत्यय, ठीक है ना, तो वो नाम धातु क्रिया होती है। ठीक है ना, और अब हम इसके आगे पढ़ेंगे वो कौन सी क्रिया होगी, कृदंत क्रिया होगी। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम पढ़ेंगे आगे 5 नंबर कृदंत क्रिया। जहां किसी धातु के साथ, किसी धातु के साथ ना प्रत्यय को छोड़कर, ना प्रत्यय को छोड़कर
ठीक है ना, ना प्रत्यय को छोड़कर। जैसे मैंने आपको बताया था कि चल के साथ यदि हम ना जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, चलना बनेगा, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि ना प्रत्यय को छोड़कर कोई अन्य प्रत्यय लगा देने पर कोई अन्य प्रत्यय लगा देने पर बनने वाला शब्द कृदंत क्रिया होती है। मैंने आपको शुरू में एक चीज बताई थी जब क्रिया शुरू की थी कि कोई भी धातु है यदि उसके साथ हम ना जोड़ेंगे तो वो हिंदी की क्या बन जाएगी, मुख्य क्रिया बन जाएगी, ठीक है ना। तो वो कृदंत क्रिया नहीं बन सकती, ठीक है ना, वो कृदंत क्रिया नहीं बन सकती। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको, कोई भी धातु के साथ यदि ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो वो कृदंत क्रिया है वो नहीं होगी, कृदंत क्रिया है वो नहीं होगी। उसके अलावा कोई अन्य ना प्रत्यय को छोड़कर कोई अन्य प्रत्यय लगा देने पर बनने वाला शब्द है वो क्या होती है, कृदंत क्रिया होती है। जैसे शब्द है, धातु है चल, और चल के साथ मैंने क्या जोड़ा, ता जोड़ा, तो शब्द बन गया चलता, ठीक है ना। चल के साथ यदि मैंने कर जोड़ा तो शब्द बन गया चलकर। चल धातु के साथ यदि मैंने आ जोड़ा, आ प्रत्यय जोड़ा, तो शब्द बन गया चला, ठीक है ना। और चल धातु के साथ यदि मैंने एगा शब्द जोड़ा या एगा प्रत्यय जोड़ा तो बन गया चलेगा। ये जो क्रियाएं हैं ये कृदंत क्रियाएं होगी, ये जो क्रियाएं होगी वो क्या होगी, कृदंत क्रियाएं होगी, ठीक है ना। कोई भी इनके ना को छोड़कर हम कोई भी प्रत्यय जोड़ सकते हैं। यदि ना को छोड़कर कोई भी प्रत्यय जोड़ देंगे, ठीक है ना, कोई भी धातु के साथ, तो वो सारी की सारी क्या होगी, कृदंत क्रियाएं होगी, ठीक है ना। और ना जोड़ने पर कृदंत क्रिया नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि ना जोड़ेंगे तो वो हिंदी की मुख्य क्रिया बन जाएगी, ठीक है। इसलिए ये आपको थोड़ा यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है ना। समझ में आया कि जहां किसी धातु के साथ ना प्रत्यय को छोड़कर कोई अन्य प्रत्यय लगा देने पर बनने वाला शब्द क्या होता है, कृदंत क्रिया होती है। और ये जो है वो सारे के सारे क्या है, धातु है, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या है, धातु है, ठीक है ना। और ये सारे के सारे क्या है, प्रत्यय है, क्या है, प्रत्यय है, ठीक है ना। और ये क्या बन गई, कृदंत क्रिया, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, सहायक क्रिया। छठी क्रिया होगी वो होगी सहायक क्रिया। इसकी परिभाषा क्या होगी, वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रियाओं को सहायक क्रिया कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रियाओं को क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे
हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना, ये जो सहायक क्रियाएं हैं इसमें क्रिया है वो काल का परिचय देती है। सहायक क्रिया में, सहायक क्रिया में क्या है, क्रिया है वो काल का परिचय देती है। क्रिया काल का परिचय देती है, ध्यान रखना, परिचय देती है। कैसे? हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, हम पढ़ रहे हैं, कौन सा काल है इसमें? ठीक है ना, हम पढ़ रहे हैं, इसमें कौन सा काल है? इसमें है सामान्य, सॉरी, अपूर्ण वर्तमान काल। हम पढ़ रहे हैं, इसमें कौन सा काल है? अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल है। ठीक है ना, हम पढ़ रहे हैं, जैसे इसमें पढ़ना क्या है? मुख्य क्रिया है। ठीक है ना, कौन सी क्रिया है? मुख्य क्रिया। जबकि रहे हैं ये क्या है? सहायक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? सहायक क्रिया है। ठीक है ना, जैसे मैंने एग्जाम्पल और लिखूं, जैसे उषा ने पुस्तक, उषा ने पुस्तक पढ़ी थी, उषा ने पुस्तक पढ़ी थी। इसके अंदर क्या है? ये जो पढ़ी है ये क्या है? मुख्य क्रिया है। ये क्या है? मुख्य क्रिया है। जबकि थी ये क्या है? सहायक क्रिया है। ये क्या है? सहायक क्रिया है। ठीक है ना, उषा ने पुस्तक पढ़ी थी, ये क्या है? सहायक क्रिया। इनके पढ़ी इसमें मुख्य क्रिया है, जबकि थी ये क्या है? इसमें सहायक क्रिया है। ठीक है ना, सहायक क्रिया है। आगे है, जैसे मैं लिखूं तुम सोए हुए हो। ठीक है ना, तो सोना इसमें क्या है? मुख्य क्रिया हो गई। सोना इसमें क्या हो गई? मुख्य क्रिया। और वे हो ये क्या हो गई? ये क्या हो गई? सहायक क्रिया। ठीक है ना, ये क्या हो गई? सहायक क्रिया। इस प्रकार, ठीक है ना, वाक्य में मुख्य क्रिया की जो सहायता कर रही है उसे हम क्या कहेंगे? सहायक क्रिया कहेंगे। जैसे हम पढ़ रहे हैं, इसमें मुख्य क्रिया की ये क्या कर रही है? सहायता कर रही है। ठीक है ना, इसलिए हम रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? सहायक क्रिया कहेंगे। उषा ने पुस्तक पढ़ी थी, तो ये थी है, ये क्या कर रही है? इसकी सहायता कर रही है, मुख्य क्रिया की पढ़ी की, तो इसमें ये क्या होगी? सहायक क्रिया होगी। ठीक है ना, तो वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रियाओं को क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे सहजातीय क्रिया। सहजातीय क्रिया में क्या होगा कि जिस वाक्य में कर्म तथा क्रिया, कर्म तथा क्रिया एक ही धातु से बनकर, एक ही धातु से बनकर, एक ही धातु से बनकर एक साथ प्रयुक्त हों, उसे सहजातीय क्रिया कहते हैं। उसे सहजातीय क्रिया कहते हैं। इसकी परिभाषा सीधी भी हो सकती है इस प्रकार कि जो क्रिया कर्म और क्रिया जो एक ही धातु से बने उसे क्या कहते हैं? सहजातीय क्रिया कहते हैं। तो जिस वाक्य में कर्म तथा क्रिया एक ही धातु से बनकर एक साथ प्रयुक्त हो उसे क्या कहते हैं? हम सहजातीय क्रिया कहते हैं। जैसे वाक्य की रचना होती है,
कर्ता, कर्म और क्रिया। अब देखो, कर्ता और कर्म ये दोनों कारक होते हैं और ये बनते हैं, ये क्या होंगे? संज्ञा और सर्वनाम से बने होंगे। और क्रिया होती है वो धातु की से बनी होती है। अब जब कर्म और क्रिया एक ही धातु से बने हो तो इसका मतलब, धातु से बने हो इसका मतलब वो संज्ञा सर्वनाम नहीं होंगे, ठीक है ना। कर्म है वो क्या नहीं होगा? संज्ञा या सर्वनाम नहीं होगा, ठीक है ना। कर्म क्या होगा फिर? धातु से बना होगा। किससे बना होगा? धातु से बना होगा, ठीक है ना। सहजातीय क्रिया में जो कर्म है वो संज्ञा या सर्वनाम शब्द नहीं होकर क्या होगा? धातु होगा, ठीक है ना। क्या होगा? धातु होगा, ठीक है ना। जैसे हम बात करें कि एग्जाम्पल के तौर पर भारत ने लड़ाई लड़ी, भारत ने लड़ाई लड़ी। यहां पर क्या होगा? जो ये तो वाक्य का कर्ता है, ठीक है ना, ये कर्म है और ये क्रिया है। अब ये कर्म और क्रिया जो है वो एक ही धातु से बने होंगे, यानी कि इसमें भी लड़ धातु है और इसमें भी लड़ धातु है। समझ में आ गया? इसमें भी लड़ धातु आया हुआ है, यानी कि लड़ाई शब्द है वो लड़ धातु से बना है और लड़ी क्रिया है वो भी क्या है? लड़ धातु से बनी है। इसलिए जहां क्रिया और कर्म दोनों एक ही धातु से बने हो वहां कौन सी क्रिया होती है? सहजातीय क्रिया होती है। जैसे मैं कहता हूं मोहन ने चाल चली, मोहन ने चाल चली, ठीक है ना। दोनों क्या है? चल धातु से बने हैं, ठीक है ना। यानी कि जो कर्म और जो क्रिया है वो दोनों किससे बने हैं? चल धातु से बने हैं। जिस प्रकार मैं लिखूं हमने खेल खेला, हमने खेल खेला, तो यहां पर क्या है कि दोनों में खेल धातु, ठीक है ना। खेल धातु से बने हैं कर्म और क्रिया, इसलिए इसमें भी कौन सी होगी? कौन सी होगी? सहजातीय क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी? सहजातीय क्रिया होगी। तो इस प्रकार ये सहजातीय क्रिया होगी जिस वाक्य में कर्म तथा क्रिया एक ही धातु से बने हो, वहां पर क्या है? सहजातीय क्रिया होती है। जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी, यहां पर क्या सहजातीय क्रिया होगी? क्योंकि कर्म और क्रिया दोनों क्या आए हुए हैं? एक साथ आए हुए हैं और एक ही धातु से बने हुए हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके अंतिम पॉइंट पर चलते हैं, सामान्य क्रिया 8 नंबर पर। आठ नंबर है सामान्य क्रिया। जहां एक कार्य तथा एक ही क्रियापद आया हो, क्रियापद दिया हो, क्रियापद दिया हो, वहां सामान्य क्रिया होती है। सामान्य क्रिया होती है, ठीक है ना। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। यहां पर देखो एक ही कार्य है और एक ही क्रियापद है, इसलिए इसमें कौन सी होगी? सामान्य क्रिया होगी। कौन सी होगी? सामान्य क्रिया होगी, ठीक है ना। इसी प्रकार यदि हम
कोई और एग्जांपल लिखें। जैसे सीता गाना गाती है, सीता गाना गाती है, तो यहां पर भी एक कार्य है और एक ही क्रियापद है, इसलिए यहां पर भी कौन सी होगी, सामान्य क्रिया होगी। ठीक है ना, समझ गए। तो अब सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम एक पॉइंट हमारा बचा हुआ है उस पर चलेंगे। ये क्रिया 8 प्रकार की पूरी हो गई है, लेकिन एक आता है मुख्य क्रिया। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना, किसी काम का करना या होना एक पद में ज्ञात हो, उसे मुख्य क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया कहते हैं। इनके जिस शब्द से किसी काम का करना या होना एक पद में ज्ञात हो, उसे हम क्या कहेंगे, मुख्य क्रिया कहेंगे। ठीक है ना। जैसे यही परिभाषा हम थोड़ी सी बदलकर क्रिया की करते हैं कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। और जिस शब्द से किसी काम का करना या होना एक पद में ज्ञात हो, उसे हम क्या कहेंगे, मुख्य क्रिया कहेंगे। इसकी परिभाषा ये बन जाएगी। ठीक है ना। जैसे मैं कह दूं राम पढ़ा, जैसे राम पढ़ा, ठीक है ना। मोहन हंसा, मोहन हंसा, ठीक है ना। श्रुति खेली, ठीक है। वह गई। इस प्रकार के वाक्य होंगे। ठीक है ना। इस प्रकार के वाक्य होंगे। ठीक है ना। जिस एक पद के अंदर पता चले कि काम हो रहा है, ठीक है ना, काम का करना या होना सिर्फ एक पद में ही पता चल जाए, एक पद में ज्ञात हो जाए। ठीक है ना। जैसे यहां पर पता चल रहा है राम पढ़ा, इनके राम है वो पढ़ने का काम कर रहा है। मोहन हंसा, मोहन है वो हंस रहा है। ठीक है ना। श्रुति खेली, श्रुति है वो खेलने का काम कर रही है। वह गई, इनके वह जा चुकी है। ठीक है ना। तो इस प्रकार एक पद में यदि पता चल जाए तो वहां पर कौन सी होती है, मुख्य क्रिया होती है। ठीक है। इसके बाद में आती है काल के आधार पर, लेकिन वो हम काल कर चुके हैं। ठीक है ना। आप काल वाला जो बिंदु है वो देखना, वहां आपको इसके बारे में क्या है पता चल जाएगा। अब हम आगे अगली वीडियो में हम दूसरे पॉइंट पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।